हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2023 का जो पेपर था, उसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस से जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको डिस्कस करने के लिए। तो आइए फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमारा जो आज का डिस्कशन है उसे स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए हमने अपने जो कोर्सेज है उनको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अभी काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं इन कोर्सेज के ऊपर। तो इनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर। तो बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ये सवाल हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। और देखो जी, अगर हम बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस की, तो नए कंपनीज एक्ट में तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया हुआ है। बट जो पुराना कंपनीज एक्ट हमारे पास था 1956 का, उसमें बताया हुआ था कि बैंकिंग में आपके 10 पार्टनर्स हो सकते हैं और अदर बिजनेस में 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। और देखिए मजे की बात, एचपीएससी पीजीटी में सवाल पूछा 2023 में, और आंसर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी का, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक नहीं है। बट अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें गिवन है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय द कन्वेंशन ऑफ। देखो, विंडो ड्रेसिंग हमारे पास जो है एक ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हमारी हो सकता है इतनी बेहतर पोजीशन ना हो, बट मैनिपुलेशन करके हम उसे और ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज सही नहीं है। इट इज प्रोहिबिटेड बाय द कन्वेंशन ऑफ। बताइए कौन सी कन्वेंशन इसे प्रोहिबिट करेगी? तो जी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें कहती है कि आपको सब कुछ सही सही शो करना है, आपको कुछ छुपाना नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है। आपको सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्लोज करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसा कहती है आपको कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, व्हिच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल। तो कौन सी कैपिटल की कॉस्ट यहाँ पे आपको सबसे कम देखने को मिलेगी? इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड के अर्निंग्स। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो डेट होता है ना, तो डेट के अंदर हमें यूजुअली कॉस्ट कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो टैक्स बेनिफिट की वजह से हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो हमारा नेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है, और इसी वजह से इसकी कॉस्ट हमें कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। और इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी, डिबेंचर कैपिटल का बनेगा, क्योंकि डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ डेट। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का ये सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सवाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस सवाल में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है जी, डॉर्मेंट पार्टनर। तो डॉर्मेंट पार्टनर जो है, आप उसे मैच कर सकते हैं यहाँ पे अपनी लिस्ट टू में। पॉइंट नंबर टू से, डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके बाद हमारे पास है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक तरीके की पार्टनरशिप है जिसे स्पेसिफिक वेंचर के लिए हमने यहाँ पे फॉर्म किया। पार्टनरशिप डीड हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशंस लिखी जाती हैं। इसके बाद है डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। तो कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व कर देगा जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो ऐसा वो जो है पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है कोर्ट। तो इसीलिए हमारी जो यहाँ पे मैचिंग बनेगी वो बनेगी एज पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो सवाल है, वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न एंड डैश। तो वॉल्टर मॉडल जो है वो यहाँ पे किन चीजों का रिलेशन हमें बताता है? तो एक तो रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक आर होता है, और दूसरा आपके पास के होता है। तो आर और के रिलेशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको डिविडेंड बांटना है, कितना बांटना है, और इससे आपके शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट यहाँ पे निकल कर आएगा। तो एक रेट ऑफ रिटर्न है और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है। ऑप्शंस अगर आप रीड करते हैं तो थोड़े से अनक्लियर हैं ऑप्शंस। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए कैपिटलाइजेशन कॉस्ट होना चाहिए था, ताकि आप ज्यादा अच्छे से मैच कर सकें। आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का ही है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आपकी मिसिंग है। आंसर फिलहाल ऑप्शन ए ही यहाँ पे माना जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास है, वर्किंग कैपिटल इन अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग।
देखो हमारे पास जो कंपनी है, कोई भी एंटरप्राइज है, उसके अंदर कुछ पैसा तो परमानेंट लगा होगा, उसकी परमानेंट कैपिटल होगी जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमने रेज किया हुआ है, और कुछ पैसा होगा जो टेम्परेरी हमारा लगा होगा, वर्किंग कैपिटल के अंदर फंसा होगा। तो वर्किंग कैपिटल जो है थोड़ा सा टेम्परेरी शॉर्ट टर्म नेचर की, आप इसे कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म नेचर की रहती है, और आपकी जो परमानेंट है वो लॉन्ग टर्म नेचर की रहती है। तो प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट, लैंड बिल्डिंग या फिर रॉ मटेरियल से आपको मैच करना है। अब देखो अगर आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म नेचर की है, तो उसका इस्तेमाल आपको शॉर्ट टर्म चीजों के लिए करना चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए आप उसका इस्तेमाल करें, रॉ मटेरियल इसके अंदर आएगा, इन्वेंट्री आपकी इसके अंदर आएगी। बट प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनकी फाइनेंसिंग के लिए आपको परमानेंट सोर्सेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, कल को यहाँ पे इनसे रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में तो होगा नहीं, इनसे तो रेवेन्यू लॉन्ग रन में ही होगा। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप वर्किंग कैपिटल को यूज कीजिए रॉ मटेरियल के लिए, इन्वेंट्री वगैरह के लिए, बट इन लॉन्ग टर्म चीजों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच इज द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने जो परचेज किया, सेल्स किया, वो सब चीजें आप डालते हैं। आपने स्टॉक को परचेज किया या यहाँ पे सेल किया, और जो नहीं बिका आप उसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में दिखाते हैं। आप ऐसा क्यों दिखाते हैं, यहाँ पर जो नहीं बिका उसे क्यों दिखाते हैं, ताकि दोनों की मैचिंग हो सके। जो आपने खरीदा उसी का सेल्स और उसी का परचेज यहाँ पे आपको दिखे, जो बिका ही नहीं उसको यहाँ से हटाने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक अलग से डिपिक्ट करते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट के कारण, ताकि हमारा परचेज और सेल का आपस में मैचिंग हो सके। अगर परचेज हमारे पास 1000 यूनिट का होगा और सेल्स हमारे पास 800 का होगा तो मैचिंग नहीं है। इसीलिए हम 200 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाते हैं, ताकि टोटल दोनों पे साइड पे 1000 का ही बने, प्रॉपर मैचिंग हो सके। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मैचिंग कंसेप्ट का बन जाएगा। चलिए, तो अभी सवाल है यहाँ पे हमारे पास, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम। तो पोस्टिंग जो है हमारी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में कहां से कहां की जाती है, एक सब्सिडरी बुक से दूसरी में, लेजर से सब्सिडरी बुक में, सब्सिडरी से लेजर, या फिर लेजर टू लेजर। देखो सबसे पहले आप अपनी एंट्रीज को जर्नल में डालते हैं, या फिर जर्नल की बजाय आप अलग अलग सब्सिडरी बुक्स भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और सब्सिडरी बुक्स के बाद हमारी जो एंट्रीज हैं दे आर पोस्टेड, उनको पोस्ट किया जाता है कहाँ पे, हमारी लेजर के अंदर यहाँ पे उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो सब्सिडरी टू लेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है, एक्सलरेटेड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड बिकॉज ऑफ। तो एक्सलरेटेड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आप डेप्रिसिएशन और ज्यादा तेजी से और ज्यादा रेट से यहाँ पे लगा रहे हैं। कंसिडरेबल सेविंग्स इन टैक्सेस, तो जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, उससे आपकी टैक्स की सेविंग तो बिल्कुल हो जाएगी। द फैक्ट दैट एसेट्स आर मोर प्रोडक्टिव इन अर्लियर देन लेटर ईयर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग मोर रिसोर्सेज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट। तो देखो यहाँ पे ना हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए का ही बन रहा है। हालांकि अगर आप लीगली सोचोगे तो शायद एक्सेलरेटेड मेथड्स की हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहाँ पे परमिसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि अलाउड है या फिर नहीं है। बट अगर अलाउ हो जाता है ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो उससे आपकी टैक्सेस की सेविंग आपको देखने को मिल सकती है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर ए का हमें प्रोवाइड किया है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है जी, वो है, ए इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड एग्रीज टू पे ₹5,000 एज प्रीमियम, गुडविल के लिए ये अमाउंट पे करेगा, बट ब्रिंग्स ओनली 4,000 इन कैश। तो जो आपका बैलेंस है 1,000 का, आप उसे किस में डेबिट करेंगे, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। तो यहाँ पे 5,000 वो लेकर आने वाला था, बट 4,000 ही लेकर आया। जो 1,000 का डिफरेंस था उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला टेक्निक, तो उसमें कैपिटल और करंट अकाउंट जो है वो यहाँ पे अलग अलग बनाए जाते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे जो अमाउंट है 1,000 का, इसे डेबिट करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट में इसे एडजस्ट करेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं फॉलो कर रहे, एक ही कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो सी और डी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी बुक आपको कहती है, एनसीईआरटी बुक आपको कहती है कि आपको जो गुडविल का एडजस्टमेंट है वो पार्टनर के करंट अकाउंट से यहाँ पे करना होगा। तो आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे बेटर लग रहा है। चलिए, तो बारी है जी अगले सवाल की। फॉर एन आइटम ऑफ 500 यूनिट्स, एग्जिस्टिंग सेल्स आर ₹1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आर 60,000, फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹24,000,
इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वांटिटी? देखो जी, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आपकी 500 यूनिट्स जो है आप यहाँ पे बेच रहे हो, 1 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पे जो सेल्स है उसका वैल्यू मिल रहा है। तो 500 यूनिट्स बेच के 1 लाख मिल रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा जी? एक यूनिट का वैल्यू जो है आप निकालेंगे तो 200 रुपीज पर यूनिट निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हम 10% कम कर रहे हैं, यानी कि 20 रुपए से कम कर रहे हैं, तो ये सेलिंग प्राइस हमारे पास अब कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 60,000, तो वही एक यूनिट की भी आपको निकालनी पड़ेगी। एक यूनिट की आपकी निकल कर आ जाएगी 120। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस 180 हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 120 ही रहेगी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 60 का। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला सीधा है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 24,000 की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60 का। आप इसे सॉल्व कीजिए, 400 यूनिट्स का आंसर निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? तो कैश फ्लो हमारा 3 एक्टिविटी से हमें देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा हमारे पास पूछा जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सा कैश फ्लो इनमें से होने वाला है जी? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, और आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही लेकर जाएंगे, तो आंसर तो ऑप्शन ए का ही होना चाहिए। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज का तो काम ही यही है डिविडेंड वगैरह का, तो इसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा। कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल आपको कह रहा है, मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लाख and its useful life was estimated to be 10 years. Its replacement cost was 18 lakh on 1st April 2020 and 20 lakh on 31st March 2021. What is the amount of depreciation adjustment? तो एक बार प्लेन रीडिंग करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है तो दिस सवाल इज बेसिकली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। उसके अंदर हमारा जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक होता है वो आपको कहते हैं कि आपको डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट करना है। डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है, और किस तरीके से करना है वो भी आपको बताता है। अब देखो जी, आपको जो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी चाहिए वो आज का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके बेसिस पे करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे दो दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखे हैं, एक ओपनिंग वाली और एक क्लोजिंग वाली। तो ये आपको मेथड कहते हैं दोनों का एवरेज कर लो, 18 लाख और 20 लाख दोनों का एवरेज कर लो। 18 लाख प्लस 20 लाख डिवाइडेड बाय 2, बस इतना सा कर लो, तो 19 लाख आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप मान लो, और इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो यहाँ पे अगर आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करनी होगी तो आपकी डेप्रिसिएशन सालाना 19 लाख के बेसिस पे 10 साल के लिए कितनी आएगी? 1,90,000 आएगी। बट आप जो यहाँ पे चार्ज करके चल रहे हैं, कितनी चार्ज करके चल रहे हैं? आप जो करके चल रहे हैं वो 10 लाख के बेसिस पे करके चल रहे हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख की लगाकर चल रहे हैं। तो अभी हमें डेप्रिसिएशन में कितना एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? 1,90,000 होना चाहिए, पर हम 1 लाख ही लगा रहे हैं, तो 90,000 का जो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हमें सालाना बेसिस पे डिजाइड है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का ही बनेगा। चलिए, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स ऑन ग्रुप बेसिस रेदर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस? तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है जग्गी एंड लॉ मॉडल, फेमोल्ट्स मॉडल, लिव एंड शॉर्ट्स मॉडल, या फिर मॉर्स नेट बेनिफिट मॉडल। तो कई मॉडल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्स को इंडिविजुअली वैल्यू करो, और कई मॉडल कहते हैं कि आप एक पूरा ग्रुप बना लो, जो भी होमोजेनियस लोग हैं, होमोजेनियस ह्यूमन एसेट्स हैं, उनको एक साथ ग्रुप कर दो, होमोजेनियस एम्प्लॉइज का एक ग्रुप बना दो, फिर वैल्यूएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस कैटेगरी में यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल आता है उसका नाम है जी जग्गी एंड लॉ मॉडल, और इसीलिए करेक्ट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, वो चाहता है कि वो अपना जो हिस्सेदारी है पार्टनरशिप के अंदर वो किसी और को, बाहर वाले को ट्रांसफर कर दे। तो उसको लेकर ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है।
पहला ऑप्शन दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स बट विद द कंसेंट ऑफ रजिस्ट्रार, और दूसरा दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फिर है विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट, और फिर है विदाउट द विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो एक पार्टनर को अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना है किसी और को, तो उसमें देखो बाकी पार्टनर्स की सलाह होनी बहुत जरूरी है जी, और बाकी पार्टनर्स की सलाह के बिना वो ऐसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। कोर्ट का, गवर्नमेंट का, रजिस्ट्रार का यहाँ पे रोल नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा कि आप कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स के साथ आप अपना जो शेयर है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है जी, एमएम थ्योरी इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट सजेस्ट दैट द डिविडेंड पेमेंट हैज। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड के जो मॉडल्स हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट मॉडल हमारे पास देखने को मिलता है, मोदी-गिलानी मिलर मॉडल। और ये वाला मॉडल जो है ये बेसिकली बात करते हैं डिविडेंड इररिलेवेंस की, कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो उससे आपकी फर्म की वैल्यू के ऊपर जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसीलिए हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। चलिए तो अगला सवाल है जी, द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली जुड़ी हुई है कि हम यहाँ पे जब अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन के बाद ये जो फिक्स्ड कॉस्ट आता है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम इसे कंप्यूट करना चाहते हैं तो दो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। अगर तो 2 साल का डाटा है तो आप परसेंटेज टर्म्स में चेंज निकाल सकते हैं, अगर 1 ही साल का डाटा है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर 2 साल का डाटा है तो आपका फॉर्मूला रहता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो कि आपको ए में देखने को मिल रहा है। और अगर 1 ही साल का डाटा है तो डायरेक्टली आप कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी भी कर सकते हो। तो ये आपको सी में देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ए और सी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। Actually, coming to the next question, in the question given below, two statements labeled as statement 1 and 2, examine the statements and select the correct option. Statement 1 दी है, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व मिनिमम रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। तो बिल्कुल ऐसा ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें रिस्क कम से कम हो, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी की तरफ आप बिल्कुल कम से कम जाएं। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो और उसमें इंसॉल्वेंसी होने का खतरा काफी हो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द यूज ऑफ एक्सेसिव डेट्स थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज्यादा डेट्स ले लेंगे, लोन्स ले लेंगे, तो उससे आपके सॉल्वेंसी पोजीशन पे फर्क पड़ता है। बहुत सारे डेट्स ले लिए तो उनपे आपको रीपेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है अगर आपके प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, और हो सकता है आपको अपनी कंपनी यहाँ पे बंद करनी पड़े, इनसॉल्वेंट आप डिक्लेयर हो जाए। तो दोनों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 दी है, देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करने के लिए बिल्कुल अभी तक हमारे पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है जिसको हर कोई फॉलो कर सके। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो जो भी इंडस्ट्रीज है जिनका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट देखने को मिलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वन ऑफ देम, उनमें आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है जी, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो हमें यहाँ पे पहचाननी है। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हमारा रिकॉर्डिंग आएगा, आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर के अंदर क्लासिफाई करेंगे, और फिर समराइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, और फिर लास्ट में आएगा इंटरप्रिटेशन। तो 3 4 2 1, यानी कि हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर डी का। चलिए अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे हमें दे रखी है। और लिस्ट 1 में सबसे पहले बोला जा रहा है बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, और लिस्ट 2 में दिए गए कंसेप्ट से हमें इन्हें मैच करना है। तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, ऐसा हमें बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो आप ए को जो है 3 से मैच कर लेंगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आपका सीधा सीधा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, ये आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। बिजनेस हैज इनडेफिनिट लाइफ, ये जुड़ा हुआ है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से कि बिजनेस की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनिट होती है। तो इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है यहाँ पर, उसमें हमारे पास जो मैचिंग बनेगी वो बनेगी एज पर ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो भी यहाँ पे सवाल है जी, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट्स पूछ रहे हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएंगे। तो इनटेंजिबल एसेट्स हमारे पास जो आते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स आपके एएस 10 में आते हैं। बोरिंग कॉस्ट आपकी एएस 16 में आती है और अर्निंग पर शेयर एएस 20 में आती है। और यहाँ पे इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, coming to the next question. Find out the sales of Ajay Limited if the cost of goods sold is 72,000 and gross profit is 10% of sales. तो बहुत ही सीधा सवाल है। देखो, अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स है, तो अगर हम सेल्स को मान लेते हैं x, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया, 0.1x हो गया। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 72,000, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 0.9x हमारे पास यहाँ पे 72,000 है। x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 80,000 की। तो x हमारे पास बेसिकली हमने सेल्स अज्यूम किया था, तो सेल्स हमारे पास आ जाएंगी ऑप्शन नंबर डी, ₹80,000। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल है, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑफ विशाल लिमिटेड इफ स्टॉक टर्नओवर इज 10 टाइम्स, एवरेज स्टॉक इज ₹8,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 20% अबव कॉस्ट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर 10 टाइम्स दे रखा है और स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, जो कि हमें ऑलरेडी 8,000 यहाँ पे दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इससे हम यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। 80,000 का हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे अभी तक हमने लगाया है। और सेलिंग प्राइस बोला गया 20% अबव कॉस्ट है, तो इसका 20% हमारे पास कितना हो गया, 80,000 का 20% इज 16,000। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो गया जी, सेलिंग प्राइस हमारे पास 96 हो गया। बट हमें तो इतना करना ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पूछे हुए थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे हमारे 16,000 के यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10 लाख बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने फर्नीचर लिया 10 लाख का, बट उसे डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में ही लेकर जाना चाहिए था। आपने कैपिटल नेचर के आइटम को यहाँ पे एक रेवेन्यू नेचर के आइटम में डाल दिया जी। तो यहाँ पे आपने कौन सा एरर जो है वो कमिट कर दिया है। तो इस एरर को यहाँ पे बोला जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। की एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपने यहाँ पे किस चीज को कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹1 lakh and the freight is ₹10,000 and installation charges is ₹25,000. Installation expenses will be debited to. देखो, आपने नई मशीनरी 1 लाख की खरीदी, फ्रेट 10,000 था, इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000 थे। तो ये सारे खर्चे जो आपकी मशीनरी से जुड़े हुए हैं टिल द इंस्टॉलेशन, टिल द मशीनरी इज एक्चुअली पुट टू यूज, ये सारे खर्चे आपको मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करने चाहिए, डालने चाहिए। तो ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो है वो भी आपका मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Surender and Om Prakash are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:2. They admit Kulbhushan as a partner for 1/3 share in profits of the firm. The new profit sharing ratio will be. तो दो पार्टनर्स है, 5:2 का रेशियो यहाँ पे उनका चल रहा है जी। तो 5/7 और 2/7 जो है अभी वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने 1/3 जो है वो कुलभूषण को दे दिया, तो जो बचा है उसमें ये शेयर करेंगे। तो बचा कितना है, 1/3 चला गया तो 2/3 बचा है। तो 2/3 का 5/7 ये ले लेगा सुरेंद्र, और ऐसे ही ओम ले लेगा हमारा यहाँ पे 2/3 का 2/7। तो ये बन गया हमारे पास 10/21 और ये बन गया 4/21। कुलभूषण का शेयर जो हमारे पास है वो 1/3 है, इसको भी हम 21 डिनोमिनेटर बना लेते हैं, तो ये बन गया 7/21। तो रेशो यहाँ पे बन गया 10:4:7 का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, YSS Limited forfeited 200 shares of ₹10 each on which ₹6 per share has been paid. तो जो ₹6 पर शेयर पे किया होगा उसे हमने जब्त कर लिया, फोरफिट कर लिया। आगे जब डिस्काउंट देंगे री इशू पे तो इसका इस्तेमाल होगा। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स आर री इशूड एट अ प्राइस ऑफ ₹5.5 पर शेयर। हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो देखो, हमने ₹6 हर शेयर पे जब्त किया था और 5.5 में री इशू किया, यानी कि 4.5 का डिस्काउंट दे दिया।
तो 4.5 का जो डिस्काउंट दिया उसे 6 रुपए से एडजस्ट कर लो, जो बाकी 1.5 रुपए बचा वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 100 शेयर्स री इशू है तो 100 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 1.5 रुपए यानी कि 150 रुपीस हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। तो एक कंपनी की जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है उसे जबरदस्ती वाइंड अप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उससे जुड़ी हुई कौन सी कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। इफ द कंपनी हैज पास्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर वाउंड अप बाय द कोर्ट। देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पर वाइंडिंग अप नहीं होता है, वाइंडिंग अप के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो इसीलिए ए वाला ही हमारा गलत हो जाएगा। डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग और सबमिटिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। तो ये सारे ग्राउंड्स पे आप कंपनी को वाउंड अप कर देंगे, बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन से कंपनी का वाइंड अप होता है, और इसीलिए ए वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। Coming to the next question, find out the operating ratio if the cost of goods sold is rupees 3,50,000, operating expenses rupees 50,000 and the net sales rupees 5 lakh। तो हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए न्यूमरेटर में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और डिनोमिनेटर में आती है आपकी सेल्स। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालें तो देखते हैं कितनी आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 50,000 के, डिवाइड कर देंगे सेल्स यानी कि 5 लाख से, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 यानी कि 80% का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन आपको दिया हुआ है, द फ्लो ऑफ फंड्स अकर when a transaction changes on the one hand are related to non-current account and on the other hand a current account and vice versa। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो फ्लो ऑफ फंड्स आपका तभी अराइज करेगा जब आपका एक करंट आइटम है और दूसरा नॉन करंट है। जैसे आपने यहाँ पे कोई फर्नीचर खरीदा, कैश उसके लिए पे किया, आपने शेयर्स इशू किए और कैश आपको मिला, तो एक करंट है एक नॉन करंट है, कैश आपका करंट है और आपका जो फर्नीचर है या शेयर्स है वो नॉन करंट है। तो तभी आपका फंड फ्लो यहाँ पे अराइज होता है, अदरवाइज अगर दोनों करंट हो या दोनों नॉन करंट हो तो आपका फंड फ्लो अराइज नहीं होता। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश इज फ्लो ऑफ फंड्स। तो हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने मशीनरी खरीदी कैश के बदले तो ये फ्लो ऑफ फंड्स यहाँ पे बिल्कुल है, क्योंकि मशीनरी नॉन करंट है और कैश करंट है। अब यहाँ पे दिक्कत समस्या ये है कि इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए का, मेरे हिसाब से दोनों सही तो हैं, बट रीजन जो है एक्सप्लेनेशन का करेक्ट नहीं है। मेरे हिसाब से बेटर वो होता कि आपका जो रीजन में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो असर्शन में होती, और असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रीजन में होती। असर्शन हमारे पास होता कि भाई मशीनरी कैश में परचेज करी तो ये फंड फ्लो है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे एक आइटम करंट है और एक आइटम नॉन करंट है, तो ऐसा रीजन बनाते तो मैं बिल्कुल कहता कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया वो ऑप्शन नंबर ए का ही यहाँ पे दिया। तो एचपीएससी पीजीटी में ऐसे सवाल आ तो रहे हैं असर्शन रीजनिंग वाले, बट इतना दिमाग उन पे नहीं लगाया जा रहा। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही हमें यहाँ पे दिया गया है। Coming to the next question, from the following information, calculate sales required to earn a profit of 4,50,000 if the fixed expenses are 90,000 and PV ratio is 25%। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर आपको डिजायर्ड लेवल्स ऑफ सेल निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट है, डिजायर्ड प्रॉफिट है, आप उसे ऐड कीजिए और डिवाइडेड कर दीजिए पीवी रेशो से। तो अगर आप ऐसा यहाँ पे करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 4 लाख, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट हमारे को दे रखी है 90,000 की, सॉरी, और यहाँ पे डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट है 4,50,000 का और पीवी रेशो आपके पास है 25% की। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 25%, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 21,60,000 का, यानी कि ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल यहाँ पे है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यूज इफ द बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर रुपीज 4 लाख, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट रुपीज 5 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 10।
तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको वैल्यू टर्म्स में निकालना है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो यहाँ पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी हमें 4 लाख की दे रखी है, पीवी रेशो यहाँ पे निकाल लेते हैं जी। तो वेरिएबल कॉस्ट 5 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10 है, तो कंट्रीब्यूशन आ गई कितनी 5 की, और पीवी रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू आप 100 कर देंगे तो ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, ये आपका 50% ही निकल कर आ जाएगा। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 50%, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 आप करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो 8 लाख का निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पे सवाल है व्हाट इज द करंट परचेसिंग पावर मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ऑप्शंस रीड करते हैं। इट डज नॉट एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्फ्लेशन, तो ऐसा तो नहीं, अगर मेथड है तो एडजस्ट तो करेगा। It adjusts financial statements for inflation by converting all financial values to current purchasing power by using an appropriate price index। तो बिल्कुल ऐसे ही करता है, सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करता है और ये एक एप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे इस्तेमाल करता है, और इसीलिए यहाँ पे बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी वाला अगर हम पढ़ते हैं, it adjusts financial system for inflation by recording all assets and liabilities at their original purchase price। तो ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हो पाएगी बताइए, सी वाला तो गलत है। इट एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्फ्लेशन बाय मैचिंग एक्सपेंस विद द रेवेन्यू टू जनरेट, तो ऐसा भी नहीं है, और इसीलिए हमारी जो परफेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी ही बन रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू प्लेस अ वैल्यू ऑन whole workforce, operations of personal department, training undertaken over period of time, recruitment process। तो आपको बताना है जी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर किसकी वैल्यू लगाई जाती है। आपकी सारी वर्कफोर्स की वैल्यू लगाई जाती है, सभी ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू लगाई जाती है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नहीं लगाई जाती। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। Coming to the next question, which one of the following is not operating activity in the cash flow statement? तो कौन से हमारे ऑपरेशन से जुड़ी हुई नहीं है। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो ऑपरेटिंग है। कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये भी हमारे ऑपरेशन से ही जुड़ा हुआ है। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो फिक्स एसेट का डिस्पोजल है इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये आपका ऑपरेटिंग नहीं होगा, यही आंसर यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यहाँ पे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के पेपर के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आज इन सवालों को डिस्कस करके आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं और कैसे आपको इन्हें अप्रोच करना है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई बातों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।